बर्फबारी का इंतजार खत्म हो चुका है। अब तो पहाड़ों पे बर्फ उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मौसम के तेवर देखने लायक है। बर्फबारी सैलानियों के मन को भा रही है, मगर कहीं चुनौतियां भी पैदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर का डोडा बर्फ की फुहारों से गुलजार है। इस बीच खबर आई है कि आज से दिल्ली में बारिश की एंट्री हो सकती है, यानी शीतलहर और कोहरा और ठंड के साथ बारिश की एंट्री मौसम को और सर्द बनाने वाली है। जबकि राजधानी दिल्ली तो पहले से ही कोहरे से जूझ रही है। दिल्ली नहीं, उसके आसपास के शहर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम भी कोहरे में गुम से नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ठंड का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और दिल्ली में और आसपास के इलाकों में कोहरा बढ़ रहा है। शीतलहर का अनुमान है और आईएमएफ का कहना है कि आने वाले दिन और सर्द हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ है और बारिश की वजह से मौसम और सर्द हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन 6 तस्वीरों में। पहला हम आपको बर्फ का सूखा हुआ जो खत्म हो चुका है उसके बारे में दिखा रहे हैं। जगह जगह पहाड़ों पे अब बर्फ नजर आ रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जम्मू में। शिमला में भी बर्फबारी हुई है। डोडा में भी बर्फीला उत्सव मनाया जा रहा है। आसमान से बर्फ गिर रही है। तो मैदानों में कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार को थमा दिया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते चारों तरफ सफेद ही सफेद बर्फ नजर आ रही है। तो हिमालय से लेकर मैदानों तक कैसा है मौसम का मिजाज, चलिए आपको समझाते हैं। मैदानों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली से लेकर आसपास के इलाके घने कोहरे की चादर से ढके हैं और कई जगह पर विजिबिलिटी 0 है। उधर हिमालय के पश्चिमी हिस्से में पश्चिम विक्षोभ ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से पहाड़ों का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पे अगले 5 से 6 दिन तक बर्फबारी जमकर होगी। लिहाजा मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिन बर्फीले होने जा रहे हैं। यहाँ जमकर बर्फबारी की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर गुलमर्ग में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया थी। -6 डिग्री के साथ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में सबसे ठंडी जगह बनी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में मौसम की करवट बदलती नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में कई जगह बारिश और ओला गिरने की भविष्यवाणी की मौसम विभाग की ओर से की गई है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ बुधवार और गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 से 4 फरवरी को बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग की 1 फरवरी से दिल्ली में बारिश की भविष्यवाणी की है। मतलब आज कोहरे के बाद अब दिल्ली में बादल दस्तक देने जा रहे हैं। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अगले 2-3 दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। सैलानी भी ताजा बर्फबारी के बीच चहक रहे हैं। सज गए हैं पहाड़, निखर रही हैं वादियां। बर्फीली फुहारों ने किसानों के चेहरों पर भी चांदी सी मुस्कान बिखेर दी है। सैलानी चहक रहे हैं, मौसम बदल चुका है और देश के पहाड़ी इलाकों में प्रकृति का भव्य उत्सव जारी है। हिमाचल के लाहौल स्पीति की वादियां ताजा बर्फबारी से खिल उठी हैं। ये बर्फीली चमक यहाँ के किसानों और बागवानी से जुटे लोगों के लिए खुशियों की बहार लेकर आई है। जाहिर है मनोरम वादियों में स्नोफॉल सैलानियों को भी लुभा रहा है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों का सूखा खत्म हो गया है और स्नोफॉल ने पहाड़ी इलाकों का रुख किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है और साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर समेत शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जबरदस्त स्नोफॉल होगा।
हम तो बिल्कुल तरह तैयार है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते कि अब बर्फ पड़ जाए, तो हम तो पूरी तरह तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसी स्थिति नहीं है। और अब बर्फबारी जब शुरू होगी तो बागवानों को उसका फायदा होगा, किसानों को उसका फायदा होगा। आसमान से बरसते बर्फ के सफेद फाहे खुशियों की सौगात लाए हैं। डोडा की ताजा बर्फबारी ने यहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है और लोग खुलकर अपनी खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग जंगलों को आग लगा रहे थे और इस हरे भरे सब सोने को राख में तब्दील कर रहे थे, तो ये बाइस रहमत है आज जो ये यहाँ पे ये बर्फ गिर रही है। तमाम लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। इस वक्त जगह जगह से वीडियो क्लिप आ रहे हैं, फोटोग्राफ आ रहे हैं, ग्रुप में बहुत खुशी का इजहार हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अगले 2-3 दिन भारी बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। 2 और 3 फरवरी को हालांकि मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है, तो उनमें कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी वो देखने को मिलेगी 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में। फिर 2500 मीटर या उसके आसपास से लेकर 3000 तक के हाइट की बात करें तो उनमें भी जो हिल्स में उत्तराखंड के, तो वहां पर भी जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है, तो वहां पर भी एकाध दुक्का जगहों में भारी बर्फबारी और साथ ही जो मॉडरेट स्नोफॉल है वो तो 2500 के आसपास तक ज्यादातर जगहों में वो मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, देश के तमाम पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। बर्फबारी ने यहाँ वादियों को बेहद खूबसूरत बना दिया है। जाहिर है प्रकृति का ये उत्सव कुछ दिन चलता रहेगा। हालांकि भारी बर्फबारी कुछ एक इलाकों में दुश्वारियों का सबब भी बनी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से अटल टनल में फंसे 300 सैलानियों को बाहर निकाल लिया गया है। जाहिर है बर्फबारी के लिए पहाड़ी इलाके तैयार हैं और भारी स्नोफॉल से निपटने के भी पुख्ता इंतजाम हैं। शिमला से विकास शर्मा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुदरत जब मेहरबान होती है तो ऐसा ही सुंदर और मनमोहक नजारा नजर आता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की है। मानो शहर के मकानों को दूधिया सफेदी से नहला दिया गया हो। पूरे शहर को कुदरत ने अपने रंग में रंग लिया है। बड़े बड़े मैदान सफेदी से ढके हैं। कहाँ सड़क के है और कहाँ मैदान है, कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। मकानों की छतों पे जमी बर्फ की मोटी मोटी परत ने इन्हें एक नया लुक दिया है। पेड़ों पे छाई चांदी से इनका सौंदर्य और बढ़ गया है। आप देख सकते हैं पूरे घरों की छतों पे बर्फ ही बर्फ है, आसपास भी बर्फ जमी है और नजारा किसी फॉरेन लोकेशन से कम का नहीं है। ये तस्वीरें रामबन जम्मू कश्मीर की है जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। देखिए, ताजा बर्फबारी किसानों के लिए भी गुड न्यूज की सौगात लेकर आई है। असल में बर्फबारी सेब की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सेब के पौधों को बर्फबारी से लंबे समय तक अच्छी और रिसावदार नमी मिलती है जो जड़ों तक जाती है। ये सेब की पैदावार के लिए अच्छी होती है। लगातार हो रही बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों में समा बांध दिया है। आसमान से लगातार गिरते बर्फ के फाहों ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में समा लिया है। घाटी के अलग अलग इलाकों में स्नोफॉल देखने आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन न सिर्फ सैलानी बल्कि इस बर्फबारी ने किसानों के चेहरों पर भी खुशी की रौनक बिखेर दी है। दरअसल कश्मीर की लगभग 70% आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। इस इलाके के ज्यादातर किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए बर्फ पिघलने पर निर्भर हैं। पहाड़ों में बर्फ पिघलने के पैटर्न में मामूली सा बदलाव भी कश्मीर के किसानों के लिए बड़ा नुकसान साबित होता है।
यानी गर्म जलवायु या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न में बदलाव के चलते जब बर्फबारी नहीं होती है तो कश्मीर में पैदावार पर इसका खासा प्रभाव पड़ता है। कश्मीर में बर्फबारी का न होना सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि इस इलाके की अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को प्रभावित करता है। तभी तो बर्फबारी कश्मीर के लिए वरदान मानी गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए होती है। एक तो सबसे बड़ा फायदा वहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव होती है और जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलने लग रहे हैं और जब ये फ्रेश स्नोफॉल होता है तो फिर से जो ताजा बर्फ है वो उनके ऊपर जम जाती है और जितने ग्लेशियर पिघलते हैं वो फिर से एक तरह से उनकी भरपाई हो जाती है। और जो वहां से नदियां निकलती हैं उनका जो बहाव है वो प्लेन्स में भी आता है और जो उन नदियों के आसपास जो शहर हैं, गांव हैं, उनको भी जल आपूर्ति होती है। यही वजह है कि ताजा बर्फबारी कश्मीर के लोगों के लिए खुशियों की बारिश लेकर आई है। खासकर सेब के बागान वाले किसान तो इस बर्फबारी से बाग हो गए हैं। बता दें कि बर्फबारी सेब की खेती के लिए बेहद फायदेमंद होती है। दरअसल सेब एक ऐसा फल है जिसे ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। सेब के पौधों को बर्फबारी से लंबे समय तक अच्छी और रिसावदार नमी मिलती है जो जड़ों तक जाती है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बर्फ नहीं है, ये सफेद सोना है। क्योंकि अगर हम इस पूरे क्षेत्र में पैदावार की बात करें तो सेब की फसल के लिए ये जो बर्फ होती है वो आशीर्वाद से कम नहीं। लेकिन इस मौसम में सेब का जो ये फल हो गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लग रहा था जैसे इससे क्रिकेट मैच भी हम खेल सकते हैं, लेकिन अगर मैं पत्थर से भी इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ किसी भी तरीके से तो ये कहीं से भी दबता नहीं है, क्योंकि ये सेब का फल यहाँ के तापमान की वजह से पूरी तरीके से सख्त हो गया है। इसे खाने के लिए भी इसे गर्म पानी में पहले छोड़ना पड़ेगा। तो खैर वो तो हैं दुश्वारियां, लेकिन किसानों के लिए खुशखबरी होती है ये बर्फ। सेब की फसल के लिए करीब 3 महीने का कूलिंग समय चाहिए। सेब की रॉयल फसल के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 1600 से 1800 चिलिंग आवर्स और स्पर फसलों के लिए करीब 600 से 800 चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है। चिलिंग आवर्स का मतलब 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में सेब के पौधों के रहने से है। इससे सेब के पेड़ों को लंबे समय तक नमी मिलती है। बर्फबारी से सेब के साथ आड़ू, खुबानी और कीवी जैसी फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि बर्फबारी से फसलों पर लगने वाले कीट और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही बगीचों में बर्फ होने से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों की संख्या भी कम हो जाती है। ये चूहे सेब के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा बर्फबारी से तापमान गिरता है, जिसके चलते फसलों में कैंकर, स्केल, वूली एफिड और जड़ सड़न जैसे रोग फैलने की आशंका भी कम हो जाती है। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर भी रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी वरदान की तरह है। और जो पहाड़ों पर जो फसल होती है, खास करके केसर और एप्पल की जो फसल है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है ये जो बर्फ का ज्यादा गिरना। और वहाँ की जो स्ट्रीम्स हैं, नदियां हैं, अगर स्नोफॉल नहीं होता तो वो सूख जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब कम स्नोफॉल होता है तो जब ये सर्दियों का मौसम हट जाता है, गर्मियां आती हैं, तो पानी की दिक्कत आ जाती है और पानी की काफी ज्यादा कमी होती है, खास करके फ्रेश वाटर की कमी हो जाती है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी जो स्नोफॉल है और जो विंटर रेन है वो बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। ये बात ठीक है कि हर साल चिलई कला का ये ठिठुरन भरा दौर और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, लेकिन आसमान से गिरती यही बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है। कश्मीर की फसलों के लिए जिंदगी का अमृत बन जाती है। वादियों और मैदानों में सजी बर्फ की इसी रंगोली के बीच कश्मीर की वादी अपने होने का उत्सव मनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास खूब बर्फ गिर रही है। कुदरत पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कुदरत के श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ से सड़कों पे फिसलन बढ़ गई है। अपनी जगहों से गाड़ियां फिसलने लगी। पर्यटकों की भारी भीड़, ऊपर से आसमान से गिरती बर्फबारी के बीच फिसलती गाड़ियां। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले वहां तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और वहां फंसे सभी 300 पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। चलिए अब आपको अटल टनल के पास एक और वीडियो दिखाते हैं। लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का होना, उसे देखने के लिए भीड़ का पहुंचना, यहां तक कि वो सब ठीक है, लेकिन असल चुनौती की बात शुरू हो गई है जब ये बर्फबारी मुसीबत का सबब बन गई है। अब देखिए गाड़ियों का जमावड़ा, लेकिन आगे बढ़ने में मुश्किल है क्योंकि भीषण बर्फ से सड़क फटी हुई है, चक्का जाम हो गया है। अब ऐसे में कई लोग तो रस्सियों से गाड़ियों को खींचते हुए भी नजर आए, क्योंकि जाम खुलवाने का एकमात्र यही रास्ता रह गया है। वहां मौजूद टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से भी वीडियो बनाए जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। सिर्फ पहाड़ों को ही मौसम से चुनौती नहीं मिल रही, बल्कि मैदानी इलाकों पे भी मौसम की मनमानी हावी है। अब राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए, यहाँ सड़कों पे कोहरे का पहरा है। आलम यह है कि शाम ढलते ही कोहरा घुसपैठ करना शुरू कर देता है और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे कोहरा भी घना होता चला जाता है। आज सुबह दिल्ली में विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ मीटर दूर तक दिखना मुश्किल हो गया था। सबसे ज्यादा बुरा हाल रेल और उड़ानों पे पड़ा है। सड़कों पे गाड़ियां चल नहीं पा रही बल्कि रेंग रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो फरवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा और कोहरे से राहत मिलने के आसार हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां सुबह से कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ताजा हालात की अगर बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहर घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली में एक कड़ाके की ठंड ने 13 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने के आसार हैं। आज रात तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। 4 और 5 फरवरी को दिल्ली में जबरदस्त कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर रात 1:30 बजे विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई थी। तो बता दें आपको, कोहरा चुनौती दे रहा है, लेकिन नई तकनीक के जरिए कोहरे को मात देने की प्लानिंग भी है। आज सुबह कैसा था दिल्ली का नजारा, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि अजमेरी गेट के बाहर मैं मौजूद हूं और आप यहां पर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरा कितना घना है। आपकी नजर जहां भी जाएगी विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर है, उसके बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ सफेद चादर दिख रही है कोहरे की, और ये स्थिति है आप समझ सकते हैं शहर के अंदर की। घना कोहरा पड़ रहा है। हाईवेज पे जिन इलाकों से ट्रेन गुजरती है उन जगहों पर कई जगहों पर 0 विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है और सीधा इंपैक्ट, जाहिर तौर पर जब घना कोहरा पड़ता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। और आप देखिए जो ट्रेनें हैं वो काफी देर से चल रही हैं, क्योंकि जब कोहरा एक बार पड़ना शुरू हुआ तो ट्रेनों की रफ्तार कम पड़नी शुरू हो गई। धीरे धीरे कई ऐसी जगहें थी जहां पर ट्रेनों की रफ्तार तो बेहद कम हो गई, थम सी गई। और आप देखिए जो भी आप ट्रेनों के सामने रेड आप देख रहे थे वो सारी की सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। और यहां पर देखिए अजमेरी गेट इलाके में आपको जो लोग इस तरीके से बैठे नजर आएंगे, दरअसल ये लोग ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त पर पहुंच गए थे। कोहरे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ट्रेन कितनी देर होगी या कोहरा कितना घना होगा, इसलिए जैसे जैसे कोहरा बढ़ता है तो ट्रेनों का वक्त जब बढ़ने लगता है तो लोगों को उसका अंदाजा नहीं होता। और लोग यहाँ पर आपको जहां भी निगाहें जाएंगे आप देखिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं। जो लोग यहाँ ट्रेन पकड़ने आ गए, कई सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो पता लगा कि भाई ट्रेन तो लेट है। आप देखिए जो भी लंबी दूरी से आने वाली ट्रेन है वो ज्यादा अफेक्टेड है। जो दूर से आने वाली ट्रेन है आप देखिए जो
एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिन पे आपकी नजर जाएगी। आप देखिए सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, आप देख सकते हैं। यानी ये देखिए 5 ट्रेनें दिख रही थी, 5 की 5 ट्रेनों का टाइम रेट था, यानी कि वो 5 ट्रेनें देर से चल रही हैं। कई ऐसी ट्रेनें जो सुबह 6 बजे पहुंचने वाली थी वो अभी तक नहीं पहुंची है। और ये सिर्फ स्थिति यही की नहीं है, जो एयरपोर्ट है, रनवेज पे जो विजिबिलिटी है वो 150 मीटर के आसपास है, यानी कि सीधे जो फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और समझा जा सकता है, तस्वीरें आप खुद देखिए, इसका अंदाजा लगाइए कि क्या इतना घना कोहरा जो है इसका सीधा असर तो ट्रांसपोर्ट पे पड़ना ही है। और अभी भी कई ऐसे इलाके दिल्ली में भी हैं जहां पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है, यानी कि गाड़ियां जो हैं वो रेंग रेंग कर शहरों में चलने के लिए मजबूर है। लोग, हमारे सीधे तौर पे लोगों से अनुरोध है कि वो गाड़ी कम रफ्तार में चलाएं, लाइट्स ऑन करके रखें और स्पीड से बचे। अब आपको अयोध्या में राम भक्तों के उत्साह से भरी एक अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान भक्त खुलकर दान पुण्य कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार 29 तारीख तक रामलला को 5 करोड़ 60 लाख का चढ़ावा आ चुका है। राम श्री राम राम जय राम राम श्री राम 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 श्री राम अयोध्या में राम भक्ति की गंगा बह रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य की एक झलक पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। इन भक्तों का मानना है कि सफर की थकान हो या जीवन का तनाव, रामलला के दर्शन मात्र से सब चिंताएं, सब शंकाएं फुर्र हो जाती हैं। यही वजह है कि श्री राम के दर्शन की चाह लिए अयोध्या में रोज श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। बहुत अच्छा लगा, अब तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक ही बात बोलना चाहूंगी, जय श्री राम जय श्री राम। बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ। टीवी पे, न्यूज चैनल पे, यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उसमें इतना मन नहीं भरता जितना कि भगवान के अद्भुत दर्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे हम यहीं खड़े रहे, हम जाए ही नहीं। 22 जनवरी को जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन अभी से क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग में जुट गया है। लाखों रोज दर्शनार्थी अयोध्या रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब इसी में अब रामनवमी जब अयोध्या आएगी, रामनवमी के बाद कितना भीड़ होगा ये कोई कल्पना नहीं है। देश भर में राम नाम का कितना उत्साह है, इसका अंदाजा अयोध्या में उमड़ रही इस भारी भीड़ से लगाया जा सकता है। जाहिर है आस्था के इस महाकुंभ में हर भक्त डुबकी लगाना चाहता है। इतना ही नहीं, रामलला के दर्शनार्थी खुलकर दान भी कर रहे हैं। बाईस से 29 जनवरी के बीच राम भक्तों ने करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए का दान किया है। इसके अलावा सोने चांदी के जो उपहार रामलला को मिले हैं उसकी गणना अभी नहीं हो पाई है। लगभग 5.5 करोड़ रुपया चेक से और काउंटरों पे जो हमारे प्राप्त हुआ है वो हमारे पास आया है। इसके अलावा अभी दान पात्र की गिनती जब हमारा भर जाता है तो उसमें लोग धनराशि प्रदान करते हैं, उसको बैंक वाले गिनते हैं और बैंक ले जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना दान पात्र में करीब 3 लाख रुपए का दान आता है। मंदिर में 6 दान काउंटर हैं और 4 दान पात्र लगाए गए हैं। जाहिर है आस्था के इस केंद्र में भक्ति की बयार यूं ही बहती रहेगी, लिहाजा आस्था भक्ति का उत्सव रामनगरी की नई पहचान बन गया है। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अक्सर आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये खबर नाम से ही जुड़ी है। अगर आपका नाम राम, सीता, लक्ष्मण या हनुमान है तो यकीन मानिए नोएडा में आपके लिए फ्री भोजन का इंतजाम है। राम नाम की महिमा के पीछे आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपके नाम में है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान तो यहाँ मिलेगा फ्री में जलपान।
नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आजकल ये बैनर हर किसी की नजरों में आ ही जाता है। बैनर पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर बजरंगबली की तस्वीर है और इस पर छपा है ये इश्तेहार। अगर आपका नाम राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पर है तो यहाँ आपको खाना ताउम्र फ्री मिलेगा। राम मंदिर की खुशी सबको है, राम सबके हैं। और इसकी एक वानगी दिखाई पड़ती है नोएडा के सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर ये एक आप फूड वैन देख रहे हैं और इस फूड वैन को ओवैस खान जी चलाते हैं। और खास बात ये कि उन्होंने बाकायदा बैनर लगाकर ये कह दिया है कि जिसके भी नाम में राम, सीता, लक्ष्मण या बजरंगबली का नाम है उनके लिए लाइफ टाइम इनका खाना फ्री है। एक छोटी सी वैन में फूड कॉर्नर चलाने वाले ओवैस खान का बिजनेस भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी सोच और दिल बहुत बड़ा है और अपने इस अनूठे जज्बात की वजह से चर्चा में है। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस खान है। नाम ओवैस खान, और राम मंदिर की इतनी खुशी आपको कि आप खाना ही फ्री दे रहे हैं। सर एक ये मैसेज, मतलब कुछ लोग हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब मेरा काम 99% नहीं तो 90% मेरे मुस्लिम हिंदू भाइयों से है। मुस्लिम भाई कम है, हिंदू भाई ज्यादा हैं, तो उनको सबको मैसेज जाए। यहाँ लोग कुछ कहते हैं तुम्हें खुशी नहीं हुई, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले थे कुछ, और कुछ सुनता हूँ मतलब समाज में, तो इसीलिए मैंने कहा मैं ऐसा कुछ करूँगा इनको एक मैसेज आए मेरी तरफ से कि भाई हमें भी उतनी खुशी जितनी आपको। लोगों को भी ओवैस खान का ये ऑफर खूब भा रहा है। वो यहाँ के स्वाद के साथ ही इनकी सद्भावना की भी तारीफ कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज यूनी नेशन है और इसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि आज कोई मजहब या कोई चीज हमको अलग नहीं कर सकती, हम एकजुट हैं। वो हम धर्म से हट के ना थोड़ा एकजुटता आएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर जैसे मैं भी हिंदू हूँ, बट ना मैं मोमडन की उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितना हिंदू करता हूँ। अगर वो इनके साइड से दिख रहा है तो बेस्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। आई अप्रिशिएट। बहुत बढ़िया खाना है, बहुत स्पाइसी, और लगभग 2 साल हो चुके हैं मेरे को आते हैं। ओवैस खान का ये फूड वैन स्वाद के दीवानों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है और अब ये अनूठा ऑफर यहाँ के जायके में भारतीयता की मिठास भी खोल रहा है। नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। दुनिया की शुरुआत से ही इंसान और जानवरों के बीच एक मजबूत रिश्ता रहा है। आज इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बना रही है टेक्नोलॉजी। बदलते वक्त में टेक्निक ने न केवल इंसानी जोखिम को कम किया, बल्कि जानवरों के लिए भी मददगार साबित हुई। आज रोबोटिक एनिमल बनाने का चलन चला है। सर्कस और जू जैसी जगहों पर जानवरों के साथ होने वाली क्रूरल्टी को खत्म करने के लिए पेटा इंडिया ने एक कदम बढ़ाया है। ये जब अपनी पलकें झपकती है तो ऐसा लगता है मानो अपने दिल में छिपे हर एहसास को बयां करना चाहती हूँ। ये जब अपने कानों को हिलाती है तो ऐसा लगता है मानो ये जताना चाहती है कि ये सब कुछ सुन रही है। और जब ये सूंड घुमाती है तो ऐसा लगता है मानो इसके साथ लंबी दोस्ती का सालों का वक्त गुजरा हो। ये है एशिया की पहली रोबोटिक बेबी एलिफेंट एली, जिसे पेटा इंडिया ने बनाया है। किसी रियल एलिफेंट की तरह नजर आने वाली एली का वजन 35 किलो है। इसकी सूंड की लंबाई 6 फीट है और एली की खासियत ये है कि ये बोल भी सकती है। इस समय हम मौजूद हैं एशिया की पहली रोबोटिक एलिफेंट के साथ, जिसका नाम है एली। और एली अभी दिल्ली आई है राजधानी दिल्ली के स्टूडेंट से मिलने। पेटा इंडिया ने इस एलिफेंट को बनाया है। इस रोबोटिक एलिफेंट का वजन किसी एक 12 साल के एलिफेंट के बराबर है। 500 kg इसका वजन है। 6 फुट की ये एली है, 12 साल इसकी उम्र है और बच्चों को एली के साथ इंटरेक्शन के लिए राजधानी दिल्ली लाया गया है। एली बोल सकती है, बच्चों से इंटरेक्ट कर सकती है और एली को आवाज दी है एक्टर दिया मिर्जा ने। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में एली को ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि एली बच्चों को कहानियां सुनाती है। जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एली को बनाया गया है, जो अपनी कहानियों के जरिए बच्चों को न केवल जागरूक कर रही है, उनका ज्ञान भी बढ़ा रही है।
बहुत ऐसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ एली से मिलने का। मैंने ऐसा रोबोटिक एलिफेंट कहीं नहीं देखा आज तक और मुझे ये आइडिया, ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मुझे इसको देखकर बहुत गंदा लग रहा है कि सारे एलिफेंट्स को सर्कस में रखा जाता है। मैं सर्कस में तो गई हुई हूँ बट मैं एनिमल एक्ट वाले सर्कस में कभी नहीं गई हुई और अब मुझे कभी जाना भी नहीं है। अच्छा, एक स्टूडेंट है जो एली को देख के बहुत खुश है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो अपनी आईज ब्लिंक कर रही है, जो उसका ट्रंक है वो मूव हो रहा है, तो कैसा लग रहा है ऐसा फर्स्ट रोबोटिक एलिफेंट देख के? मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा है क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है, तो मुझे बहुत खुशी लग रही थी कि मैं इसे देख सकती हूँ एक बार। एली को बनाने का एक मकसद ये भी है कि सर्कस और जू में जानवरों की जगह ऐसे रोबोट बच्चों का मनोरंजन करें और असली जानवर पूरी आजादी के साथ अपनी कुदरती रिहाइश का आनंद लें। हम फ्यूचर में और ऐसे एनिमेट्रॉनिक्स क्रिएट कर सकें जिससे हम बच्चों को ये मैसेज दे सकें कि किस तरह इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट हम उस मॉडल से मूव अवे करके मोर एडवांस्ड टेक्निक्स यूज करें फॉर एंटरटेनमेंट। एली को बनाने में सिलिकॉन के अलावा दूसरे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। रोबोटिक बेबी एलिफेंट को मिल रहे रिस्पांस के बाद अब पेटा दूसरे जानवरों के रोबोट बनाने के मिशन में जुट गया है। दिल्ली में अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर, जहां नए युग में आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल से खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कलिंग स्टेडियम में खिलाड़ियों को हाईटेक सुविधाओं के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। उड़ीसा उन राज्यों में से है जहां पे स्पोर्ट्स को बहुत प्राधान्य दिया जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स को वैसे ही प्राधान्य देने से कुछ नहीं होता। एथलीट्स को ट्रेन करना होता है और एथलीट्स को उस लेवल का स्पोर्ट्समैन बनाया जा सकता है या फिर बनाना चाहिए जिसके बाद से वो स्टेट का, अपना और देश का नाम रोशन करे। यहाँ पे कौन से ऐसे फैसिलिटीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन बनने के लिए? आप अगर आपसे शुरुआत करते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटीज बोले तो ओडिशा सरकार और रिलायंस एचपीसी जो सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, मतलब क्या करते हैं आप ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में वैसे हमारा इवेंट का ट्रेनिंग करते हैं और जो सपोर्ट मिलता है वो फिजियोथेरापिस्ट, जो स्टाफ सपोर्ट्स और रिहाब के लिए जैसे खेलो इंडिया सेंटर, एपीटीवी भी है, सब कुछ तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो रिहाब सेंटर है ये सब ये इसी कंपाउंड के अंदर है? हाँ, इधर ही है, उड़ीसा में ही है। उड़ीसा में मतलब ये कलिंगा स्टेडियम के अंदर में? हाँ, कलिंगा स्टेडियम में ही है। तो वो होने से क्या हेल्प होता है या फिर मतलब में सब कुछ मिल जाना हेल्प होता है एक एथलीट के लिए? देखिए, मैं यहाँ से 2003 से हूँ और तभी का भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम और अभी का भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम में बहुत फ़र्क है। मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइन किया जहाँ से मैंने ओलंपिक रिप्रेजेंट किया है 200 मीटर इवेंट में और कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स ऐसा सब रिप्रेजेंट किया है। तभी का फैसिलिटीज़ और आप अभी देख रहे होंगे अभी का फैसिलिटीज़ में बहुत ही फ़र्क है। जैसे एक ही स्टेडियम के अंदर हम नेशनल कैंप अटेंड करते हैं ताकि हमें अच्छा फैसिलिटी मिल जाए, हम साई कैंप अटेंड करते हैं ताकि हमें अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखिए हर तरह का फैसिलिटीज है। एचपीसी है, सिर्फ एथलेटिक्स नहीं, हर एक इवेंट का एचपीसी है। यहाँ पे एक बार अगर घूम के दिखाएं, यहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं और ऐसे चीजें हैं जहाँ से जो शायद हम इन जनरल नहीं देख पाते। एक्चुअली ये क्या हेल्प करता है? एक्चुअली ये स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, कि आपका फोकस के लिए, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं कि आप कर पा रहे हैं, तो शी इज अ शूटर, ये शूटिंग करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि ये किस तरह से क्या कर रहे हैं, कि अभी जैसे इसमें बॉल्स आ रहे हैं कि बॉल कहाँ से कैसे आ रही है, इसमें किस स्पीड से आ रही है, इसको कैसे मेंटेन करना है। उड़ीसा के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का ये दावा है कि ये सबसे लार्जेस्ट है और एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, हर तरीके का यहाँ पे फैसिलिटी मिलता है। और यहाँ पे क्योंकि स्पोर्ट्स को बहुत प्राधान्य दिया जाता है, जैसे हमने पहले भी कहा,
उसके लिए ताकि स्पोर्ट्समैन एकदम स्ट्रांग बने, स्वस्थ बने, उसके लिए ये फैसिलिटी किया गया है, जहां पे हर रोज 100 से अधिक स्पोर्ट्समैन आते हैं और ट्रेन करते हैं ताकि वो देश को, स्टेट को और अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए और देश का नाम रोशन करे, खुद का नाम भी रोशन करे। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय। अब बात स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क की। उनकी कंपनी न्यूरालिंक को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साल 2016 में उनकी तरफ से शुरू की गई इस कंपनी ने इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। करीब 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद न्यूरालिंक से जुड़े वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले एक इंसान के ब्रेन में पहली बार चिप इम्प्लांट किया, जिसकी जानकारी एलॉन मस्क ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पे दी। एलॉन मस्क ने बताया कि उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में चिप इम्प्लांट की है, जिसे सर्जरी के जरिए इंसान के दिमाग में लगाया गया है। रोबोटिक प्रणाली से दिमाग में चिप इम्प्लांट की गई। एलॉन का कहना है कि अभी मरीजों पे ट्रायल चल रहा है और अच्छी खबर है कि पेशेंट की रिकवरी बेहतर हो रही है, जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन को चैनल करेगी। यही है वो चिप। अच्छी बात है कि चिप की मदद से दृष्टिहीन लोग देख सकेंगे, वहीं इसकी मदद से पैरालिसिस से जुड़े मरीजों की मदद हो सकेगी। दरअसल चिप दिमाग की इंटेंशन और मूव को रिसीव करेगा। ब्रेन चिप से रिसीव हुआ कमांड एक खास डिवाइस में जाएगा और खास बात है कि बिना छुए मैं सोचने भर से माउस और कर्सर काम करेंगे। तो मतलब साफ है कि टेलीपैथी नाम का ये चिप मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए दिमाग की तरह काम कर पाएगा।